बहुत साल पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था जो ये मानता था कि उसका जो धर्म है वो पीस और टॉलरेंस को प्रमोट करता है, और इसके लिए उसने कई धार्मिक स्थलों को बनवाया था। लेकिन उसकी डेथ के कुछ सालों बाद ही एक नया राजा बनता है जो उस धर्म में विश्वास नहीं करता था, वो एक दूसरा धर्म फॉलो करता था और वो चाहता था कि वो अपने धर्म को प्रमोट करे, और इसके लिए उसने दूसरे धर्म के लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनके जो धार्मिक स्थल थे उनको तबाह करना शुरू कर दिया। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ औरंगजेब की, जो एक मुस्लिम राजा था जिसने कई हिंदूज को मारा भी था और उनके मंदिरों को तबाह भी किया था। लेकिन मैं दरअसल यहाँ पर बात कर रहा हूँ पुष्यमित्र शुंग की, जो एक ब्राह्मण राजा था जिसने बौद्ध भिक्षुओं को मारा था, उनका जेनोसाइड किया था और कई बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को तबाह कर दिया था। चलिए मैं अब आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक और राजा हुआ करता था जिसने अपने भाई को मारकर राजगद्दी हासिल की थी। बहुत मर्सीलेसली उसने अपने भाई को मारा था। यहाँ पर भी आपके माइंड में जो नाम पॉपअप हो रहा होगा, आई बिलीव वो औरंगजेब होगा, जिसने दारा शिकोह अपने बड़े भाई को बहुत मर्सीलेसली मारा था और अपने फादर शाहजहां को कैद में रखा था। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अशोका द ग्रेट की, वही अशोका जिसके बारे में आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग 99 ब्रदर्स को किल करने के बाद अशोका ने अपनी राजगद्दी को हासिल किया था। ये वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें वायलेंस हमेशा से ही एक बहुत मेजर पार्ट रहा है। इसका किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। कई हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स के आने से पहले भी कई जगहों पर टेम्पल डिस्ट्रक्शंस और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के डिस्ट्रक्शन के केसेस देखने के लिए मिलते थे। जब भी कोई राजा किसी दूसरी टेरिटरी में अपना पावर, अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता था, वो वहां पर डिस्ट्रक्शन करता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस रिलीजन से एफिलिएटेड जगह है, किस सेक्ट से एफिलिएटेड जगह है, doesn't matter. Now let's go back to the 5th century BC, करीब 26 सेंचुरीज पहले, जब इंडिया के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में कई छोटे छोटे किंगडम्स फॉर्म हो रहे थे जिनको जनपद के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे इनका साइज और इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा और ये महाजनपद बन गए। ऐसे करीब 16 महाजनपद वहां पर एग्जिस्ट करने लगे। उनमें से एक था मगध। मगध आज के बिहार में मौजूद है और वहां पर बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ था उस दौर में। वहां की एक डायनेस्टी थी हर्यंका डायनेस्टी, जिसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं बिंबिसार। उनकी हिस्ट्री है कि उनके बेटे अजात शत्रु ने उनका कत्ल करके राजगद्दी को हासिल किया था। हर्यंका डायनेस्टी इतिहास में इस चीज के लिए फेमस है कि उस डायनेस्टी का हर रूलर अपने बाप को कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा है। आप शायद इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री में जो वायलेंस है वो सिर्फ सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है। ये वायलेंस हमें साउथ की तरफ भी देखने के लिए मिलता है। अगर हम साउथ में जाते हैं तो 14th सेंचुरी में वहां पर विजयनगर एम्पायर हुआ करता था और वहां पर भी बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ था। विजयनगर एम्पायर हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने बनाया था। उसकी भी स्टोरी कुछ इसी तरीके से है कि उसका जो 6th किंग था विजयनगर एम्पायर का, उसके ब्रदर ने उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था जो फॉर्चुनेटली फेल हो गया। बट एक और राजा था विरूपाक्षा II, जिसके खुद के बेटे ने उसको मारकर राजगद्दी हासिल की थी। हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह बताती हैं कि इंडियन हिस्ट्री में कई जगहों पर यह देखने के लिए मिलता है कि इनहेरिटेंस के रूल्स और पावर्स क्लियर नहीं थी, यानी राजा के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा इस चीज को लेकर कोई प्रॉपर रूलिंग नहीं थी, जिसके चलते सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, बैटल। जो लड़ेगा, जो जीतेगा, वो गद्दी पर बैठेगा। तो हमें ये चीज समझ में आती है कि इंडियन हिस्ट्री में जो वायलेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन और किसी एक पर्टिकुलर किंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। इवन जो अर्थशास्त्र जैसे एंशिएंट टेक्स्ट हैं वो भी कई जगहों पे वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र ये कहता है कि अगर किसी राजा को गद्दी हासिल करनी है, पावर हासिल करनी है, तो उसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री में वायलेंस जो है वो सिर्फ थ्रोन को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कई इंस्टेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं जहां पर कॉमन लोगों को भी इसका शिकार बनना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिस्टोरियन आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि कई ऐसे बौद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनी टेरिटरी में फॉलो करवाने के लिए धम्म महामात्रास नाम से कुछ पोजीशंस बनाई थी। इसमें कुछ ऑफिसर्स तैनात किए गए थे जो टेरिटरी में घूमकर ये देखते थे कि लोग बुद्ध धर्म को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बौद्धिज्म में वायलेंस प्रोहिबिटेड है और साथ ही साथ चोरी चकारी वगैरह भी प्रोहिबिटेड है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हुआ करती थी धम्म महामात्रास की कि ये जगह जगह पर जाकर ये देखें कि कोई क्राइम तो नहीं कर रहा है इस तरह का। और आयरनी ये है
कि जिस बौद्ध धर्म में वॉयलेंस प्रोहिबिटेड है उसको फॉलो करवाने के लिए वॉयलेंस का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जब भी कोई कल्प्रेट या क्रिमिनल पकड़ा जाता था उसको वॉयलेंटली पनिश किया जाता था। 13-14 सेंचुरी के दौर में जो राजा हुआ करते थे वो कई गांव जो है वो ब्राह्मण्स को दान में दे दिया करते थे, जिसको ब्रह्मदेव विलेज कहा जाता था। हिस्टोरियन उपिंदर सिंह बताती हैं कि 13th सेंचुरी का कर्नाटका का एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये चीज बताई गई है कि किस तरह एक राजा ने कई गांव जो थे वो ब्राह्मण्स को दान में दिए थे, जिसको अपोज करने के लिए वहां के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वहां के राजा ने उन फार्मर्स को पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एंशिएंट टेक्स्ट जो है वो सिर्फ जस्टिफाई करते हैं वॉयलेंस को। इनफैक्ट अर्थशास्त्र को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि राजा अपनी प्रजा को पनिश करने के लिए वॉयलेंस का इस्तेमाल कर सकता है। और अर्थशास्त्र में हमें बहुत अजीबो गरीब पनिशमेंट भी देखने के लिए मिलती है, जैसे किसी को जिंदा जला देना, उनको जिंदा पका देना, बीच से उनकी बॉडी को 2 टुकड़े कर देना। हालांकि हमें कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलता जहां पर ये दिखे कि राजाओं ने इस तरह की पनिशमेंट लोगों को दी थी। लेकिन एक चीज इससे समझ में आती है, ये आइडिया हो जाता है कि उस सोसाइटी में वॉयलेंस बहुत नॉर्मल था और बहुत एक्सेप्टेबल था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू टेक्स्ट में ही हमको वॉयलेंस जस्टिफाई होता हुआ नजर आता है, मुस्लिम टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमें इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती हैं जहां पर वॉयलेंस को पनिशमेंट के तौर पर और वॉर्स को जस्टिफाई किया गया है। अगर हम और पीछे जाते हैं और हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में जो वॉयलेंस था ये सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट और क्राइम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रिलीजन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर हम बुद्धिज्म के इमर्जेंस की बात करते हैं, गौतम बुद्ध जो एक क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए थे और उसके बाद वो सच की खोज में निकल जाते हैं और फिर उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है और उसके बाद फिर बुद्धिज्म फॉलो करना चालू करते हैं लोग, धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। फिर जैनिज्म भी उस दौर में आता है। जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस दौर में जो ब्राह्मण्स थे वो इस चीज से नाखुश थे, क्योंकि लोग बुद्धिज्म के सिंपल लाइफस्टाइल और जैनिज्म के सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से उनसे इन्फ्लुएंस होकर उसकी तरफ बढ़ने लग रहे थे। जो ब्राह्मण्स थे वो जैन और बौद्ध जो थे उनको श्रमण कहा करते थे। संस्कृत के एक राइटर है पतंजलि, वो ये चीज लिखते हैं कि जो बुद्ध और जैन यानी श्रमण और जो ब्राह्मण थे उनका जो रिलेशन था वो सांप और नेवले जैसा था। इस तरह उनके बीच नफरत और लड़ाइयां होती थी और वायलेंस हुआ करता था। हिस्टोरियन डीएन झा बताते हैं कि ब्राह्मण्स बौद्ध और जैन्स को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमें कई बार वायलेंस देखने के लिए मिल जाता है। ये है बोध गया का महाबोधि टेम्पल, जहाँ पर वो बोधि ट्री मौजूद है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला था, इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ट्री है ये एक ओरिजिनल बोधि ट्री नहीं है, बल्कि वो ट्री कई बार काटा जा चुका है। 600 सी के अराउंड शशांक नाम के गौड़ किंगडम का राजा हुआ करता था, जिसको बौद्ध लोगों से नफरत थी और उसने इस नफरत के चलते उस ओरिजिनल बोधि ट्री को काट दिया। इनफैक्ट 254 बीसी के अराउंड अशोका की जो वाइफ थी उन्होंने भी इस बोधि ट्री को काट दिया था, इस बात से गुस्सा होकर कि अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नाउ सी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुगल्स ने जो चीज की वो चीज डिफेंड की जा सकती है, जस्टिफाई की जा सकती है। मुगल्स ने जिस तरह वायलेंस का इस्तेमाल किया वो भी गलत था, बट वायलेंस किसी एक रीजन या रिलीजन या किंग से रिलेटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि ये बहुत मेजर पार्ट हुआ करता था पावर को कैप्चर करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट आपके सामने रखूं तो कई ऐसे राजपूत किंग्स, मराठा किंग्स, रूलर्स, इनके नाम मैं ले सकता हूँ जिन लोगों ने वायलेंस का प्रॉपर इस्तेमाल किया अपनी पावर और अथॉरिटी के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर जो पॉइंट को समझना है वो ये है कि ये जो रूलर्स हुआ करते थे ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से राजा नहीं होते थे, बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। उनको अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए और उस अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए जिन चीजों की जरूरत हुआ करती थी वो किया करते थे। अब इस वीडियो को देख के आपको यहाँ पर ये समझना है कि या तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उस दौर में वायलेंस बहुत आम चीज थी, वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी वायलेंस को और ये बहुत नेसेसिटी हुआ करती थी। इस वजह से कोई भी राजा जिसने वायलेंस उस दौर में किया था वो अपनी चॉइस से नहीं कर रहा था, बल्कि एक नेसेसिटी के तौर पर कर रहा था। दूसरा कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं कि वो सभी राजा जिन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया इतिहास में वो सारे के सारे गलत हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन। आप ये नहीं कर सकते कि कोई हिंदू है तो गलत है या कोई मुस्लिम है तो गलत है। तो आपको यहाँ पर फैसला करना है और आपको ये समझना है कि आपको कोई भी इतिहास जब पढ़ना है तो उसको रिलीजन के लेंस से नहीं पढ़ना है, बल्कि फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर पढ़ना है। थैंक यू सो मच।